हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा नए साल का, ठीक है। और आज है 1 जनवरी 2025। तो नए साल में एक नए एनर्जी के साथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। तो टॉपिक आपको पीछे बोर्ड पे दिख गया होगा, ठीक है, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बच्चों प्योर रोलिंग मोशन की बात करें तो ये रोटेशनल मोशन का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, जहां से नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन आपको हर साल दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन को हम लोग बच्चों 3 पार्ट में सब डिवाइड कर करके हम लोग पढ़ते हैं। The very first part is moment of inertia, second part is torque and third part is pure rolling motion, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली प्योर रोलिंग मोशन के बारे में बात करेंगे। तो इस प्योर रोलिंग मोशन को हमने 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्योर रोलिंग मोशन में, तो यहाँ पर प्योर रोलिंग मोशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल मोशन, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग प्योर रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइंड रफ इंक्लाइंड सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन। तो बच्चों सबसे पहले आगे क्वेश्चन एक राइज होता है, व्हाट इज रोलिंग मोशन, ठीक है। तो अगर मैं रोलिंग मोशन की बात करूं तो रोलिंग मोशन मतलब क्या होगा कि एक बॉडी है जिसमें रोलिंग, हर बॉडी में रोलिंग टेंडेंसी होता नहीं है। तो एक ऐसा बॉडी जिसमें रोलिंग टेंडेंसी हो, वो रिंग हो सकता है, वो डिस्क हो सकता है, वो हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, या सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, जिसमें रोलिंग टेंडेंसी बेसिकली प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रोलिंग मोशन की, तो रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो अगर रोलिंग मोशन मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी है, मतलब बॉडी आगे भी जा रहा है, और साथ में बॉडी रोटेट भी हो रहा है अपने सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है, वो रोटेट भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज रोलिंग मोशन। So rolling motion is basically a combination of rotational plus translational motion, ठीक है। तो यहाँ पर रोलिंग मोशन को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इज रोलिंग मोशन इज पॉसिबल ऑन द स्मूथ सरफेस, ठीक है। क्या स्मूथ सरफेस पे रोलिंग मोशन पॉसिबल है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका रीजन आइए जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्मूथ सरफेस की बात करें बच्चों, तो एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, जिस पर एक रोलिंग बॉडी रखा हुआ है। ये रोलिंग बॉडी कुछ भी हो सकता है, ये रोलिंग बॉडी आपका रिंग हो सकता है, या फिर डिस्क हो सकता है, ठीक है, या फिर स्फीयर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि अगर ये रोलिंग टेंडेंसी वाला जो बॉडी है अगर एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसमें क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर जो पॉइंट P है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सरफेस के साथ में इंस्टेंटली कांटेक्ट में है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये पॉइंट इसका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट पॉइंट हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, जो सरफेस के साथ में क्या है, कांटेक्ट में, जो सरफेस के साथ में क्या है, कांटेक्ट में।
तो अगर सपोज दैट यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो तो और कौन कौन सा फोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके सेंटर ऑफ मास, ये हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास से नीचे लग रहा होगा इसका वेट फोर्स दैट इज mg, ठीक है, ये वेट फोर्स mg। उसके बाद क्या होगा, ये सरफेस उसको दे रहा होगा ऊपर नॉर्मल फोर्स दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा जो कि ये सरफेस इसको दे रहा होगा इधर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये जो आपका इसका वेट फोर्स है mg और ये नॉर्मल रिएक्शन जो दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा हमारा वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वेट फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ही पास कर रहा है किससे, दैट इज सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास से ये दोनों फोर्स पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा फोर्स जो सेंटर ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है उसका टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑफ mg, जो वेट फोर्स का जो टॉर्क होगा ये भी जीरो हो जाएगा, और साथ में टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी अगर रोलिंग कर रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, वो ओमेगा स्पीड से उसको रोटेट भी होना चाहिए, और ओमेगा स्पीड से कब रोटेट होगा, जब उस पर कोई टॉर्क लग रहा होगा, और यहाँ पर वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आर नॉट जनरेटिंग एनी टॉर्क, ठीक है। तो जब तक टॉर्क जनरेट नहीं होगा तब तक बॉडी में क्या होगा, रोटेशनल टेंडेंसी नहीं आएगा, और रोटेशनल टेंडेंसी नहीं आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रोलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ठीक है, कि स्मूथ सरफेस पे रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉर्क जनरेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो उसमें रोटेशनल, ठीक है, टेंडेंसी ला पाए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सो वी कैन से दैट द रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि अगर एक रोल करता हुआ बॉडी अगर स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे इंटर करता है, अगर एक रोल करता हुआ बॉडी स्मूथ सरफेस पे अगर क्या होता है, अगर इंटर करता है, तो क्या वो रोलिंग करता हुआ रहेगा या फिर रोल नहीं करेगा, उसमें कोई स्लिपिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि सपोज दैट एक रोल करता हुआ बॉडी आ रहा है, और आगे का जो सरफेस है मान लो स्मूथ है, तो वो क्या होगा, वो बॉडी रोलिंग करता हुआ रहेगा, ठीक है, वो बॉडी क्या होगा, रोलिंग करता हुआ रहेगा। सो प्योर रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बट अगर एक रोलिंग करता हुआ बॉडी अगर स्मूथ सरफेस पे इंटर करता है तो वो रोलिंग करता हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग मोशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर एक रोलिंग करता हुआ बॉडी अगर ऑलरेडी आ रहा है और स्मूथ सरफेस पे इंटर करेगा तो वो रोलिंग करता हुआ रहेगा। क्लियर है बात, क्यों ऐसा कब होगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूटन जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हमारे पास में है, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा किसी बॉडी पे तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो पहले से अगर रोल करता हुआ आ रहा है तो बाद में भी रोल करता हुआ रहेगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है बात। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बच्चों कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है बेसिकली, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर किसी बॉडी को रोलिंग करवाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन होना चाहिए। रोटेशन होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा कब होगा, जब उसमें क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करता है, दैट फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क
नेसेसरी टॉर्क फॉर रोलिंग मोशन। क्या करता है ये? टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर रोलिंग मोशन। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है बच्चों, क्या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कुछ होगा क्या? ठीक है, अगर हम लोग रोलिंग मोशन की बात करें, ठीक है, तो रोलिंग मोशन का मतलब होगा कि उसमें स्लिपिंग भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है विदाउट स्लिपिंग, उसमें कोई स्लिपिंग ना हो। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बच्चों, जो बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जो सरफेस के साथ में कांटेक्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इंस्टेंटली रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पे होगा तो होगा क्या? ठीक है, फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेस जो कांटेक्ट सरफेस हैं दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। जब कांटेक्ट पॉइंट ही रेस्ट पे है, जब उसका क्या होना चाहिए? प्योर रोलिंग का कंडीशन है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे होना चाहिए, और जब रेस्ट पे होगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का बस वही काम है, बस इनिशियल टॉर्क जनरेट करना, उसके बाद फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है। एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन कोई यहाँ पे वर्क डन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दैट इज प्योर रोलिंग मोशन की, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन? ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, देखिए ये हमारे पास में क्या है? ठीक है, एक रोलिंग टेंडेंसी का कोई भी रिंग हो सकता है, डिस्क या सॉलिड स्फीयर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? इसका ये पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है, दैट इज पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है? ये सरफेस की कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है। इसमें क्या है हमारे पास कि रोटेशन भी है और प्लस ट्रांसलेशन भी है। इसका मतलब ये बॉडी क्या हो रहा होगा? ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास पे जो हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा दैट इज VCOM, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का दैट इज ACOM। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन अगर इसमें हो रहा है तो किससे आगे बढ़ रहा होगा? VCOM, और उसमें एक्सेलरेशन होगा ACOM। ठीक है, और अगर वो रोटेट हो रहा है तो कुछ ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा होगा। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं कितना? दैट इज अल्फा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन? तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इंस्टेंटली क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो आप देखो यहाँ पर, अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसमें स्लीपिंग आ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा। तो ये कोई पी पॉइंट की बात नहीं है, हर वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाए वो क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए, तभी वो प्योर रोलिंग मोशन इसमें पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ पर VCOM है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ACOM है। ठीक है, तो यहाँ पर पी पॉइंट भी क्या होना चाहेगा? ये VCOM और ACOM से आगे जाना चाहेगा। अब इसमें देखिए ये क्या होगा? इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, रोल करता हुआ जा रहा था, इस तरह से क्या होगा? रोटेट होगा। तो अब बताइए ये स्लीपिंग का इसका टेंडेंसी किधर होगा? स्लीपिंग का टेंडेंसी इसका क्या होगा? पीछे। ठीक है, स्लीपिंग का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये रेस्ट पे होना चाहिए, तो पी पॉइंट पी का जो नेट एक्सेलरेशन है और नेट वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये VCOM से आगे जा रहा था, और इसके मतलब इसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण और इसके रोटेशनल मोशन के कारण जो इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? काउंटर बैलेंस कर लेंगे। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन? दैट इज VCOM, जो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या था? देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो VCOM था उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो VT का वैल्यू क्या होना चाहिए? VCOM के बराबर होना चाहिए, और साथ में जो A टेंजेंशियल होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? ACOM के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और साथ में नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दीज टू आर द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हर वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाए वो क्या होना चाहिए, वो रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि व्हाट इज रोलिंग मोशन, व्हाट इज प्योर रोलिंग मोशन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट एक हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रोलिंग बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, और हेयर सफिशिएंट फ्रिक्शन इज अवेलेबल फॉर प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है इस सरफेस में। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग केस 1 डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया, इस पर हमने फोर्स लगाया, कहां पे फोर्स लगाया, जो सेंटर ऑफ मास से और हाइट ऊपर, मतलब यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इधर क्या होगा, इसका ये ट्रांसलेशन मोशन का VCOM और ACOM होगा, और इसके रोटेशनल मोशन के कारण इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इधर कितना होगा 80, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा VT। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर हम ये डायरेक्टली डिसाइड करके नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो हम एक चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज दैट फ्रिक्शन हमारा क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारा क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, से हम लोग मान लिए, ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या लग रहा है, पीछे। वो बाद में डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो बॉडी में दो तरह का मोशन है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखें इसका, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इस पर फोर्स लग रहा है हमारा F। ठीक है, फ्रिक्शन हमने मान लिया कि पीछे लग रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो तरह का मोशन है, एक हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है और एक हमारे पास रोटेशनल मोशन है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट द फोर्स इज अप्लाइड एट H इक्वल टू R। कहाँ पे अप्लाई किया गया है, H इक्वल टू, H कहाँ से लेते हैं हम लोग बच्चों, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। ठीक है, तो H इक्वल टू R पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि ट्रांसलेशनल मोशन की, ये हमारे पास में क्या हो रहा है, फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन, फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन, फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर F। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या हो रहा है, VCOM और ACOM से आगे चल जा रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लगाया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर लग रहा है, आगे लग रहा है फोर्स F, नीचे लग, इधर पीछे लग रहा है फ्रिक्शन FR, तो F माइनस FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है, जो सेंटर, अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है वही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास m f माइनस FR इक्वल टू m इंटू ACOM। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ठीक है, इस पर जो लग रहा होगा नेट टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क कौन कौन फोर्स के कारण लग रहा होगा, एक तो F लगा रहा होगा, तो ठीक F इसको किधर रोटेट करवाएगा, इधर क्लॉकवाइज, इसका टेंडेंसी होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेट करवाने का, तो इसका जो टॉर्क होगा, इस फोर्स का जो टॉर्क होगा दैट इज इधर लगेगा, और ये टॉर्क किधर होगा, क्या होगा टॉर्क, ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको इधर रोटेट करवाना चाहेगा क्लॉकवाइज में, तो फ्रिक्शन का भी जो टॉर्क होगा, टॉर्क जो फ्रिक्शन का होगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, ये भी क्या होगा हमारा, दैट इज क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो दोनों का क्या है, सेम सेंस ऑफ रोटेशन है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे वो फ्रिक्शन हो, दोनों का क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है हमारा, सेम है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग बात करें फॉर रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा,
हमारा जो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। आई क्या है हमारे पास, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है, अल्फा को बोला जाता है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसका जो टॉर्क होगा क्या होगा हमारे पास, फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, एफ इंटू आर। उसके बाद जो इसका जो टॉर्क होगा ये कहां पे लग रहा है, यहां पर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से आर डिस्टेंस नीचे होगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एफ आर इंटू आर। प्लस क्यों लिया, क्योंकि दोनों का टॉर्क क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एफ इंटू आर प्लस एफ आर इंटू आर इक्वल टू नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, सो इसको हमने मान लिया क्या, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने फिर कंडीशन लगाया, दैट इज फ्रॉम कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मोशन का क्या कंडीशन था बच्चों, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से हम अल्फा निकाल देंगे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ए बाई आर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ए और फ्रिक्शन। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड हेयर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर फोर्स हमने कहाँ पे लगाया था, फोर्स लगाया था हमने, ठीक है, यहाँ पर एच इक्वल टू आर पे। ठीक है, अब ये दोनों तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, और साथ में फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन आ गया एक बार देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी हैव, कौन कौन सा इक्वेशन आपके पास में है, तो वी हैव, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा आया था, क्या आया था यहाँ पर देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए सी ओ एम। ठीक है, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए सी ओ एम। दूसरा हमारे पास में क्या आया था, टॉर्क वाला इक्वेशन जो था, रोटेशनल मोशन का जो कंडीशन आया था, इसमें क्या था हमारा, दैट इज एफ इंटू आर प्लस एफ आर इंटू आर इक्वल टू कितना आया था, दैट इज आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एफ, ठीक है, और प्लस एफ आर और इंटू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ प्लस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा अपॉन आर, और अल्फा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, फॉर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग से अल्फा इक्वल टू ए अपॉन कितना, आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, एफ प्लस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है और इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखो, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, और ए सी एम को हम लोग सिंपली यहाँ पर ए लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा इसका, एफ प्लस एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज आई इंटू ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और किसका किसका वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन का और फ्रिक्शन का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पहले ए निकाल लेते हैं, तो ये फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 2f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए प्लस
आई इंटू ए अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज 2f इक्वल टू, यहाँ पर क्या करो ए कॉमन ले लो, क्या होगा हमारे पास m और प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, a इक्वल टू ACOM, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 2f अपॉन कितना m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया जब हमने फोर्स लगाया था कहां पे, सेंटर ऑफ मास से और हाइट ऊपर, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना हो जाएगा 2f अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये m क्या होता है, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशनल मास। ठीक है, और ये हमारा आई बाई आर स्क्वायर जो हमारा होता है ये क्या है, रोटेशनल मास। ये क्या होता है, रोटेशनल मास, और ये हमारे पास होता है क्या, ट्रांसलेशनल मास, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बात, ट्रांसलेशनल मास। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना, फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फाइंड करेंगे, टू फाइंड फ्रिक्शन एफ आर। ठीक है, तो उसका किसी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू रख लो, मान लो इसी इक्वेशन से हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज एफ माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज एम इंटू ए। ठीक है, अब ए का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम, और इंटू ए का वैल्यू कितना निकला है, ए का वैल्यू निकला हमारे पास 2f अपॉन m प्लस ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, दैट इज आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f वाले टर्म को एक साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, f माइनस m इंटू 2f अपॉन कितना m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एफ आर, फ्रिक्शन। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एफ कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस 2m बाई कितना आ जाएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा 1 माइनस 2m, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा F और इनटू, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज m, एलसीएम ले लो यहाँ पर 1 और इसका, तो m प्लस क्या हो जाएगा आई बाई आर स्क्वायर और माइनस 2m अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो f इंटू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर m माइनस 2m, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस m प्लस कितना हो जाएगा आई बाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह का टर्म हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल गया, दैट इज फ्रिक्शन निकल गया। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों, एक हम लोग यहाँ पर रोटेशनल मोशन में बीटा डिफाइन करते थे, वो क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं तो बीटा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में हम लोग बात करें तो किसी भी, ठीक है, किसी भी जो लेमना होगा उसका जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। के क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका केस है, हमने अभी तक क्या किया था, जब हमने सेंटर ऑफ मास से और हाइट ऊपर, जब उसके सरफेस पे, टॉप सरफेस पे हमने, टॉप पॉइंट पे हमने जब फोर्स लगाया था, तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा ये आएगा और जो फ्रिक्शन होगा उसका वैल्यू हमारा ये आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसके बाद में जो केस 2 हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे जब हम सेंटर ऑफ मास पे जब हम फोर्स लगाएंगे तब क्या कंडीशन जनरेट होगा। ठीक है, जब हमने सेंटर ऑफ मास पे लगाया फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, तो जो फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, फिर इसमें हम लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कंडीशन। तो अब एक चीज बताइए बच्चों, जब हम फोर्स लगाएंगे कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या ये बॉडी को रोटेट करवा पाएगा, क्या ये बॉडी को रोटेट करवा पाएगा। ठीक है, जरा सोचिए। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन हमने मान लिया था पीछे। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से कितना हाइट ऊपर है हमारा आर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर ट्रांसलेशनल मोशन की। तो फोर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एफ माइनस इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और रोटेशनल मोशन का क्या होगा कंडीशन, फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में देखो यहाँ पर जो एफ है, ठीक है, अब देखो इसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो जरा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कौन सा है। ठीक है, अगर हम लोग अगर बात करें, देखो यहाँ पर फोर्स क्या है हमारा, यहाँ पे लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो क्या इसका टॉर्क होगा, तो इस केस में जो टॉर्क ऑफ एफ होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क ऑफ एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया सेंटर ऑफ मास पे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो ये फोर्स केवल इसको क्या करेगा, ये फोर्स केवल इसको ACOM से आगे ले जाएगा, इसका ट्रांसलेशनल मोशन करवाएगा, लेकिन इसका रोटेशनल मोशन करवा नहीं पाएगा। चलो, तो अब क्या होगा, तो हमारे पास एक तो फ्रिक्शन तो है जो उसको क्या करेगा, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और उसके लिए उसको एक रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, सो टॉर्क ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ एफ, टॉर्क ऑफ एफ तो क्या हो गया यहाँ पर, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो 0 हो गया। तो टॉर्क ऑफ जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू दैट इज एफ आर और इंटू क्या हो जाएगा, एफ आर इंटू आर, और इसका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, इधर रोटेट करवाना चाहेगा, इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखो होता क्या, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू, ठीक है, अल्फा अपॉन कितना, आर स्क्वायर, और प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाओ, प्योर रोलिंग का कंडीशन में अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, आई बाई
यहाँ से हो जाएगा हमारा और, ठीक है। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, आई बाई आर, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई आर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आएगा दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इस केस में, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, टू फाइंड ACOM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें ट्रांसलेशनल मोशन की, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, आया हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, F माइनस एफ आर इक्वल टू कितना आया, M इंटू ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से ए का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज एफ माइनस एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एम, और इंटू ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, आई इंटू ए अपॉन कितना हो गया हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू, रखो यहाँ पर, सॉरी फ्रिक्शन का वैल्यू रखिए यहाँ से, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया हमारे पास, दैट इज आई ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू एम इंटू ए प्लस आई इंटू ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ इक्वल टू ए कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बचेगा ब्रैकेट में m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f a का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन कितना, ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो कितना होगा, क्योंकि नेट जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया दैट इज एफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन होगा इसे लिखोगे आप इक्वल टू नेट फोर्स कितना लग रहा है हमारा, दैट इज एफ, और बाई इसका मास क्या होगा, दो तरह का मास होगा, एक तो ट्रांसलेशन के कारण, एक रोटेशन के कारण। तो मास एक ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास दैट इज आई बाई आर स्क्वायर, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना होगा, और साथ में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ चुका है, फ्रिक्शन का वैल्यू इस केस में कितना आ चुका है, दैट इज आई ए अपॉन कितना हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा सेकेंड केस में, कि जब हमने फोर्स को लगा दिया था कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे जो हमने फोर्स लगाया, तो उस केस में वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर पाया था, ओनली वो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। तो इस केस में केवल एक फ्रिक्शन ही बच गया जो कि उसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था फॉर रोलिंग मोशन, क्लियर है बात, ठीक है। अब लास्ट जो हम एक जनरलाइज केस देखेंगे और उससे सारा एनालिसिस कर लेंगे हम लोग, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का कंप्लीट एनालिसिस होगा जब हम एक अभी जनरलाइज केस हम डिस्कस करेंगे। जब हम फोर्स, अभी तक फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, फोर्स लगा लिया था कहाँ पे, H इक्वल टू R पे लगा लिया था टॉप पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमने सेकंड केस क्या देखा, जब हमने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया था, तो क्या कंडीशन अभी जनरेट हुआ। और जो लास्ट केस होगा, जो मोस्ट जनरलाइज केस होगा, जब हम सेंटर ऑफ मास से किसी एक जनरल हाइट h पे हम जब फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में क्या कंडीशन जनरेट होगा, और वहीं से हमारा सारा कंडीशन जनरेट होगा कि फॉरवर्ड स्लिपिंग कब होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग कब होगा, नो स्लिपिंग का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। नो स्लिपिंग मतलब ऑफ दैट इज प्योर रोलिंग, ठीक है। तो वो कंडीशन सारे जनरेट करेंगे और लास्ट में
मैं सबको समराइज करते हुए आपको एक इंपॉर्टेंट सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन दे करके बता दोगे कि फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा या बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, ठीक है, या नो स्लिपिंग होगा। ये सारी चीजें आप देख के बता सकते हो। चलिए तो हम लोग लास्ट और एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे ही एक क्या है, एकदम जनरलाइज केस होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लास्ट केस की बात करें, दैट इज केस नंबर 3। ठीक है, अभी हमने इसमें बच्चों कहाँ पे फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है सेंटर ऑफ मास से h हाइट ऊपर, हमने एक क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन भी प्रेजेंट था, म्यू क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे ACUM एंड VCUM, ठीक है, सारा वही कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फॉर ट्रांसलेशनल मोशन की, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, इसमें क्या होगा, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज F, पीछे लग रहा है क्या, फ्रिक्शन, तो F माइनस FR नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज M इंटू ACUM। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रोटेशनल मोशन का क्या होगा, फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, देखिए फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाने का। ठीक है, तो जो इसका टॉर्क होगा F का, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज लगेगा। और यहाँ पर फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन किधर रोटेट करवाएगा, FR, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसका भी टेंडेंसी होगा बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने का। तो जो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, हमारा सेम है, इसका भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। ठीक है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑफ फोर्स F प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो आप देखिए जो फोर्स F का जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां पे फोर्स लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से h हाइट के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये F इंटू एच प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, कितना, R नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज FR और इंटू R इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, अभी ऑलरेडी डिस्कस किया केस नंबर 1 और 2 में, अल्फा इक्वल टू A बाई R, फॉर प्योर रोलिंग का कंडीशन हमने लगा दिया। ठीक है, दैट इज AT इक्वल टू R अल्फा होता था ना, AT इक्वल टू ACM इक्वल टू R अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई R हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा, यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, फिर हम देखेंगे, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग एंड नो स्लिपिंग का कौन सा कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F इंटू एच प्लस FR और इंटू R इक्वल टू I इंटू A अपॉन कितना हो गया, दैट इज R। ये आ जाएगा हमारे पास। अब ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर R से डिवाइड कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज F इंटू एच अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस FR इक्वल टू I इंटू A अपॉन R स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम एक इक्वेशन नंबर 1 में जो FR है और यहाँ पर FR है इसको कैंसिल करवा पाए। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो, हमने कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग में यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड
टू, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास F माइनस एफ आर इक्वल टू M इंटू ए सी ओ एम, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, दैट इज F इंटू एच बाई आर और प्लस एफ आर इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है, F प्लस एफ इंटू एच बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो M इंटू ए और प्लस आई इंटू ए अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर एफ हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारे पास में ए कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा बचेगा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर। तो यहां से ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए इक्वल टू एफ इंटू 1 प्लस एच बाई आर एंड डिवाइड बाई, ठीक है, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, दैट इज ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना। ठीक है, इस पर जो हमारा एक्सेशन आया इस कंडीशन में कितना आया, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू 1 प्लस एच बाई आर डिवाइड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास पे जो हमने फोर्स लगाया था तो वहां पर एच का वैल्यू 0 था, तो एच का वैल्यू इसमें 0 पुट कर लो, देखो वही कंडीशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने केस नंबर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सेशन का वैल्यू आया इस केस में। अब हम लोग फ्रिक्शन भी निकालेंगे और फ्रिक्शन से पता चलेगा कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है। हमने फ्रिक्शन को मान रखा था किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हमने फ्रिक्शन मान लिया है और फ्रिक्शन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन मान लिया है और फ्रिक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब वो एक्चुअली फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा था। ऐसा मतलब याद मत कर लेना कि फ्रिक्शन अगर पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड लग रहा, नहीं, हमने जो डायरेक्शन को माना है उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। तो अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, मान लिए हैं और फ्रिक्शन पॉजिटिव आ गया, मतलब वो एक्चुअली बैकवर्ड में लग रहा था। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे किसी एक इक्वेशन में और फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था हमारा, एफ माइनस ट्रांसलेशन मोशन का कंडीशन, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए सी ओ एम, और ए सी ओ एम का वैल्यू आप रखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए सी ओ एम का वैल्यू क्या आया था, देखिए यहाँ से ए सी ओ एम का वैल्यू आया था क्या, एफ इंटू एच 1 प्लस एच बाई आर एफ इंटू 1 प्लस एच बाई आर डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, फ्रिक्शन को राइट साइड ले जाओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ माइनस एम इंटू एफ इंटू 1 प्लस एच बाई आर और डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया हमारा, दैट इज एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन एफ आर इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर पहले एफ कॉमन ले लेते हैं, तो एफ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एम इंटू 1 प्लस एच बाई आर और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एलसीएम लेकर के
क्या हो जाएगा यहाँ पर m प्लस आई बाई आर स्क्वायर माइनस m, ठीक है, माइनस h बाई आर, और डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज f इंटू आई इक्वल टू क्या लिखते थे बच्चों, आई इक्वल टू m के स्क्वायर लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आई इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, आई इक्वल टू m के स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं m इंटू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जिन्होंने अभी रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन एक ऐसा पॉइंट होता था इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम क्या है, या कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ठीक है, टू फाइंड द क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी concentrated in order to find the moment of inertia। क्लियर है। चलो तो यहां से क्या होगा, हम I का वैल्यू रखेंगे क्या, m के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए याद रखिएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन उसी एक्सिस के अबाउट लेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू m के स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा h बाई आर, और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए m प्लस क्या हो जाएगा I इक्वल टू m के स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए यहाँ पर m के यहाँ पर m तो छोटा नहीं, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर माइनस m, अच्छा m इसके साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए m कैंसिल कर दूं यहीं से, यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आया यहाँ पर मुझे मिला क्या, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या निकला, F इक्वल टू F इंटू क्या निकला के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस h बाई आर, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे क्या निकला 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा मिला, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन नंबर ए। अब ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब यहीं से सारा हम कंडीशन जनरेट करेंगे कि फॉरवर्ड स्लिपिंग कब होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग कब होगा और नो स्लिपिंग कब होगा, ठीक है। चलिए अब देखो अभी हमने क्या बताया, हमने माना था फ्रिक्शन किधर पीछे, तो अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब फ्रिक्शन एक्चुअल में पीछे ही लग रहा था, ठीक है। सो वी एज्यूम we have assumed that friction acts in the backward direction, ठीक है। So if तो therefore if अगर FR का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे ही लग रहा होगा, क्योंकि हमने मान रखा था पीछे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फ्रिक्शन पॉजिटिव कब होगा, पहले ये बताइए, ठीक है। अगर हम बोले क्या कि इफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस h बाई आर, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है कि नहीं है।
तो उसका कंडीशन देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, फ्रिक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब ये टर्म पॉजिटिव होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एच बाई आर। तो आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला हमारा, के स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन एच। इसका मतलब क्या हुआ, एच इज लेस देन के स्क्वायर बाई आर, एच इज लेस देन के स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अगर हमने, और के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, तो जो बॉडी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रेडियस ऑफ जाइरेशन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हमने फोर्स ऐसे पॉइंट पे लगाया है जिसका हाइट लेस देन के स्क्वायर बाई आर है, तो उस केस में फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। अब यहाँ पर सारा कंडीशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इफ क्या निकला, एच लेस देन के स्क्वायर बाई आर, तो इसका मतलब क्या लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन, इस कंडीशन पॉजिटिव आ रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। कहाँ लगे बच्चों, पीछे लगेगा। और अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन तो क्या करेगा, उसको स्लिपिंग से बचाएगा ना। तो अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है मतलब क्या होगा, हो रहा होगा फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग से बचने के लिए फ्रिक्शन क्या लगाएगा, पीछे लगाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, चलो अगर हम लोग नेक्स्ट केस के देखें, अगर सपोज दैट इफ एच का वैल्यू क्या हो जाए, एच अगर ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर आ जाए, तो उस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन निगेटिव हो जाएगा। हमने पीछे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, फ्रिक्शन आ गया निगेटिव, निगेटिव आ गया मतलब क्या लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा किधर, किधर लग रहा है, आगे लग रहा है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे लग रहा है। ठीक है, और अगर आगे लग रहा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा होगा कि नहीं, जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उसका पॉजिटिव में स्लिपिंग हो रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट केस क्या होगा, अगर सपोज दैट अगर h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या हो गया, एफ इक्वल टू कितना, एग्जैक्टली के स्क्वायर बाई आर पर ही लगा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली के स्क्वायर बाई आर, तो उसके से फ्रिक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो अगर h इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो। उस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। फ्रिक्शन कब जीरो होगा, फ्रिक्शन कब जीरो होगा, अगर हम लोग प्योर रोलिंग का कंडीशन देखें तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इंस्टेंटली रेस्ट पे होता है कि नहीं। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस के साथ में वो कांटेक्ट पे है, उस पॉइंट का जो नेट एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो होता है, नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इंस्टेंटली रेस्ट पे होना चाहिए, तभी प्योर रोलिंग का कंडीशन होगा। अब फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन लगता है तब जब दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, तभी फ्रिक्शन लगेगा। तो जब रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा। तो अब एक चीज बताइए, जब फ्रिक्शन हमारा जीरो है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा मतलब प्योर रोलिंग का कंडीशन होगा। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होगा इंस्टेंटली। ठीक है, और उस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। तो फ्रिक्शन जीरो का मतलब क्या हो गया, प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन जीरो का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ये क्या होगा हमारा प्योर रोलिंग। अब ये देखिए कहानी जो हमने बताया अभी तक पूरे प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है, कि जब हमने फोर्स लगाया था कहाँ पे, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया था, दैट इज सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस ऊपर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, सेकंड केस देखा जब हमने सेंटर ऑफ मास पर ही हमने क्या कर दिया था, फोर्स लगा दिया था। और जो लास्ट जो सबसे मोस्ट जनरलाइज केस अभी जो हमने डिस्कस किया, जब हम एक जनरल हाइट h पे जो सेंटर ऑफ मास से h हाइट ऊपर हमने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उस केस में ये सारे कंडीशन जो हमारे जनरेट हुए हैं वो सारे थर्ड केस से ही जनरेट हुए हैं। क्लियर बात है। तो आपको ये तीनों केस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है,
तो उस केस में क्या हो रहा था हमारा, मतलब ये देखो ये जो केस आया हमारा मेनली, ठीक है, यहीं से जनरेट हुआ ये। तो एच का वैल्यू अगर कम है, ठीक है, तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। एच का वैल्यू ज्यादा है उससे तो आगे लग रहा है। एच का वैल्यू अगर उसके बराबर है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम एक शॉर्ट वीडियो डालने वाले हैं। इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि इतना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन और फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग का एक क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम, ठीक है, डाल देंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, पहले हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्कस करेंगे और फिर रफ इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्कस करेंगे। तो वो भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ, और इससे इवन की वो लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग फिर देखेंगे कि रफ इंक्लाइंड प्लेन में और क्या क्या कंडीशन होता है। उसमें एक टेबल हम बनाएंगे, एक इंपॉर्टेंट टेबल, और उस टेबल से ही आपको नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक टेबल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसमें हम सारा पूरा समरी आपको बता देंगे सारा चीज। ठीक है, कि रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जो है हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा, जब वो रोलिंग करता हुआ नीचे आएगा तो बॉटम पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसका पूरा नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द